चलिए देखिए, आंसर राइटिंग की हम बात करते हैं। ठीक है, लॉ की स्पेसिफिकली बात करें तो लॉ में दो टाइप के आपको क्वेश्चन जनरली आते हैं। एक है डायरेक्ट या थियरी क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं, एंड एक है थियरी है मतलब बट केस लॉ बेस्ड। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या हो गए, आपको कोई एक बेस लाइन दे दी या फिर डायरेक्टली बता दिया स्टेट द फीचर, स्टेट द प्रोविजंस रिगार्डिंग दिस, व्हाट आर द पॉइंट्स इन दिस, व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू वेजरिंग एग्रीमेंट, ऐसा जैसा। फॉर एग्जांपल व्हाट आर द डॉक्ट्राइन, मतलब वो प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट के उसके क्या क्या एक्सेप्शंस है, ऐसा डायरेक्टली पूछ लिया। दूसरा होता है केस लॉ बेस्ड। ठीक है, आपको कुछ एक केस दिया जाएगा, एक पूरा बना के बढ़िया सा, एंड उस पे उस केस में क्या होगा आखिर में, ठीक है, उस केस में क्या होगा वो आपको पूछा जाएगा। ठीक है, एक एक इसकी बात करते हैं। पहले बात करते हैं अपन केस लॉ बेस्ड वाले की। केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहली चीज, फॉर्मेट अपन ने शायद डिस्कस किया था इसका, कैसा होना चाहिए केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन में आपका फॉर्मेट। सबसे पहले आपको कोई फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, उसमें आपको सबसे पहले, अच्छा चलो पहले तो पेपर से स्टार्ट करते हैं। आप जब भी पेपर लिखो, ठीक है, आंसर शीट आपकी समथिंग लुक्स लाइक दिस। ठीक है, समथिंग इट लुक्स लाइक दिस। इसमें अंदर यहां पर आपको कुछ शुरुआत में इंफॉर्मेशन भरनी होती है एंड देन ऐसे अंदर पेजेस होते हैं। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली बट इट ऐसा, मतलब थोड़ी बहुत मोटा मोटी दिखती है। आपको यहां पर आंसर शीट में जो है, कभी भी आप क्वेश्चन लिख रहे हो, ठीक है, तो मेक श्योर, फॉर एग्जांपल ये पेज है, सबसे पहली चीज मेक श्योर कि आप जो क्वेश्चन नंबर लिख रहे हो वो एग्जामिनर को क्लियरली विदाउट एनी एफर्ट दिखे। देखिए, एग्जामिनर हमें आधी चीजें अपने हिसाब से, आधी चीजें एग्जामिनर के माइंडसेट को सोचकर करनी है। ठीक है, एग्जामिनर के पास में एक कॉपी नहीं, उसके पास में बहुत सारी कॉपीज रहती है। ओके, एंड उसके पास में उतना सफिशिएंट टाइम नहीं रहता कि एक एक चीज को, हर एक चीज को डिटेल में देखे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर लगे तो दो बार लिखने का, एक बार मार्जिन में, एक बार यहां पर, या फिर यहां पर भी आपने लिख दिया डायरेक्ट सेंटर में बॉक्स करके तो वो चलेगा, बट क्लियरली इट शुड बी विजिबल। ओके, उसके बाद में आपका शुरू होता है आंसर। ओके, ये प्रेजेंटेशन की अगर अपन बात करें तो साइड से मार्जिन छोड़ना क्या नहीं छोड़ना, दैट्स योर कॉल। कैसा आपका प्रेजेंटेशन कैसा होता है, क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया केस लॉ का, पहली चीज जो होनी चाहिए दैट इज योर प्रोविजन। उस केस लॉ को कौन सी प्रोविजन एप्लीकेबल होती है। ओके, सेकेंड पार्ट है आपका फैक्ट्स। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन का ही कॉपी पेस्ट करना है, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज में ऑब्वियसली नहीं करना है उसको कॉपी पेस्ट, बट द फैक्ट्स ऑफ द केस स्टेट्स दैट और सजेस्ट दैट, ऐसी ऐसी चीजें उसमें सब लिखनी है। थर्ड, यहां पे आएगा आपका एनालिसिस। ये एनालिसिस और फैक्ट्स को आप कंबाइन भी कर सकते हैं थोड़ा सा, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस। एनालिसिस क्या पार्ट है कि प्रोविजंस फैक्ट्स को कैसे अप्लाई होती है, ये प्रोविजन का एनालिसिस क्या है, क्रक्स क्या है, वो हमारे केस को कैसे अप्लाई होती है, कैसे इफेक्ट करती है। ठीक है, एंड लास्टली आपका जो आएगा वो कंक्लूजन। लास्टली आपका आएगा कंक्लूजन। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 फॉर एग्जाम्पल,
मिस्टर समंत ओन्ड अ मोटर कार, पेज नंबर आपके 2.91 पे है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। मिस्टर समंत ओन्ड अ मोटर कार, he approached Mr. Chotu and offered to sell his motor car for 3 lakh. मिस्टर समंत के पास में मोटर कार थी, वो छोटू के पास में गए एंड ऑफर्ड टू सेल हिज मोटर कार फॉर 3 लाख रुपीज। मिस्टर समंत टोल्ड मिस्टर छोटू दैट द मोटर कार इज रनिंग एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर लीटर ऑफ पेट्रोल। बोथ फ्यूल मीटर एंड द स्पीड ऑफ द कार वेयर वर्किंग परफेक्टली फाइन। ठीक है, इससे हमको क्या पता चल सकता है, मीटर उसका मतलब क्या चल रहा है, वो स्पीडोमीटर वगैरह सब कुछ दिख सकता है, माइलेज। मिस्टर छोटू अग्रीड विद द प्रपोजल ऑफ मिस्टर समंत एंड टुक डिलीवरी ऑफ द कार बाय पेइंग 3 लाख। उन्होंने ले ली कार। आफ्टर 10 days मिस्टर छोटू केम बैक विद द कार एंड स्टेटेड दैट द क्लेम मेड बाय मिस्टर समंत रिगार्डिंग फ्यूल एफिशिएंसी was not correct and therefore was a case of misrepresentation. Referring to the provisions of Indian Contract Act, decide and write whether Mr. Chotu can resign the contract in the above ground. बताइए पहले तो कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, इसका आंसर वन वर्ड में क्या होना चाहिए? वॉइडेबल होगा, मिसरिप्रेजेंटेशन है। वापस पढ़िए। नोइंगली झूठ बोला कि नहीं, वो अभी क्वेश्चन में देखो वापस से कोई इंफॉर्मेशन अपने पास में है क्या। अपन ने कुछ उसके पॉइंट्स पढ़े थे डिटेल में। पता था फिर भी बोला, साइलेंस वाला कॉन्सेप्ट। सोचिए सोचिए, मतलब कोई यहां पर गलत नहीं, ऑब्वियसली अपन जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे ही अच्छे से ध्यान में आएगा। एक चीज पढ़ी थी अपन ने मिस रिप्रेजेंटेशन में, सामने वाला अगर ऑर्डिनरी मतलब अपना डिलीजेंस से अगर ढूंढ सकता है, उसको अपेरेंट है कि मतलब कोई चीज वो मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, वो इजीली फाइंड आउट कर सकता है, पर उसने नहीं की अपनी ड्यूटी खरीदने वाले ने, तो फिर सामने बेचने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। याद है क्या कुछ ऐसा एक पॉइंट पढ़ा था अपन ने? ब्रीच ऑफ क्या क्या? when there is a breach of duty, okay, और अगर वो सामने वाले के पास में मींस था डिस्कवर करने का ट्रुथ, ठीक है, एंड इजीली वो डिस्कवर कर सकता था, तो उस केस में उसकी भी ड्यूटी थी खरीदने वाले की कि उसने देखना चाहिए था। अगर उसने नहीं देखा तो फिर वो गलती उसकी है, खरीदने वाले की, बरोबर। वही कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहली चीज तो हमारे क्वेश्चन में आ गई आइडेंटिफिकेशन। आप लोगों ने भी जो आइडेंटिफाई किया डेटा पे से परफेक्टली फाइन,
ठीक है, अभी के स्टेज के लिए परफेक्टली फाइन। आईसीआई देखो कौन से पॉइंट पे, कौन से लाइन से, ये जो लाइन दी है कि बोथ द फ्यूल मीटर एंड द स्पीड मीटर ऑफ द कार वेयर वर्किंग परफेक्टली फाइन, ये लाइन से क्वेश्चन पे मतलब चेंज आ जाता है। अब आईसीआई कौन से क्वेश्चन से कैसे, मतलब किस लैंग्वेज में क्या चीज पूछ रहा है, ये अपने को कैसे समझेगा? हो सकता है क्वेश्चन में थोड़े अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो, ये समझेगा आपको मल्टीपल क्वेश्चंस देखने से। सबसे पहली चीज जो अपने पास में आ गई केस लॉ में, प्रोविजंस में, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। प्रोविजन एप्लीकेबल कौन सी है वो तो लिख देंगे, पर पहले उसके लिए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि कौन सी प्रोविजन एप्लीकेबल है। अब इसके लिए दो चीजें जरूरी है, एक है आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, दूसरा, एक्चुअली तीन चीजें जरूरी है, दूसरा है आपका रिवीजन, एंड तीसरा है मल्टीपल क्वेश्चंस देखना। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपकी नहीं रहेगी तो आपको कॉन्सेप्ट ही मतलब पता नहीं कि ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसा एप्लीकेबल होता है। सबसे पहली चीज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो अपन क्लास में करते हैं, दूसरा रिवीजन, वो कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट उसके काइंड ऑफ मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन का मेन कॉन्सेप्ट नहीं था, उसका मतलब एक काइंड ऑफ एक्सेप्शन या अलग पॉइंट था, बरोबर। ये याद कैसे रहेगा? जल्दी से याद नहीं रहता, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन से। अब जितना ज्यादा अच्छे से बार बार रिवाइज करोगे उतना ज्यादा वो याद रहेगा। एंड तीसरा आता है मल्टीपल क्वेश्चंस। आईसीआई कैसे कैसे, अब हर कोई देखिए आइडेंटिफाई नहीं कर सकता एकदम, अपन नया क्वेश्चन आ गया तो 99% केस में प्रैक्टिस से हो जाएगा, 1% चांस होता ही है कि हम कुछ गलत आइडेंटिफाई कर ले। कुछ क्वेश्चंस ऐसे मैं मानता हूं बिल्कुल होते हैं जिसमें डिफरिंग इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, बट यू नो आईसीआई के भी क्वेश्चंस की ना एक जनरल स्कीम होती है कि वो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन से ऐसा क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, और वो एकदम नया ऑल टुगेदर एकदम कुछ तो भी नया अपतड़ा क्वेश्चन बनाए, ये हो सकता है पेपर में 10, 20, 30%, बट बाकी क्वेश्चंस इट बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड पास्ट वाले जो क्वेश्चंस है या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स उन्होंने ऑलरेडी पूछे हैं, ठीक है, उन चीजों पर। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है मल्टीपल क्वेश्चंस। आप देखोगे तब आपको समझेगा कि कैसे वे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इस क्वेश्चन में ऐसे अप्लाई हो रही है ये वाली कॉन्सेप्ट, ये ऐसा पूछा तो हमको ये वाली चीज अप्लाई करनी है, ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चंस करने के लिए अब आएगी अपनी बारी क्वेश्चन बैंक की। ठीक है, मॉड्यूल के क्वेश्चन तो डेफिनेटली है, मॉड्यूल के क्वेश्चन डेफिनेटली है अपने पास, वो तो करने ही है बाय डिफॉल्ट। नाउ अभी तक आपको इसीलिए मतलब ये एक टेस्ट के बाद में रुके हुए थे क्वेश्चन बैंक के लिए, अब आपको प्रोवाइड होगी क्वेश्चन बैंक। अभी पहले सॉफ्ट में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे अपन यूनिट कंप्लीट करते जाएंगे, एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू विल गेट अ टोटल पूरे इसकी अपने इसकी लॉ की हार्ड कॉपी। ठीक है, तो कैसे कैसे अपन फॉर्मेट और उसको डिस्कस करेंगे, आपको अब वो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, दैट्स नाउ मतलब एक्चुअल आपकी लॉ की प्रैक्टिस वहां से शुरू होगी। पहला पार्ट हो गया ये प्रोविजन। क्वेश्चन में अगर हम देखें, ये देखिए यहां पर सबसे पहले, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 19 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हेन कंसेंट टू एन अग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय कोercion, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, द अग्रीमेंट इज a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused. A party to contract whose consent was caused by fraud or misrepresentation may, if he thinks fit, insist that the contract shall be performed and that he shall be put in the position in which he would have been if the representation made had been true. Had made been true मतलब वो ऐसे पोजीशन में उसको, अगर उसने मतलब पता है कि उसके साथ में फ्रॉड वॉड हुआ है, तो ऐसा बोल सकता है कि भाई अगर तू ये सच होता था तो मेरे को जो पोजीशन रहती थी अब वो करके दे। ठीक है, तूने बोला ये सोने का पानी चढ़ा के मेरे को सोना बोल के बेचा ना, तो अब अगर एक्चुअल सोने की जो वैल्यू होती थी वो मेरे को दे, ऐसा मतलब बोल सकता है। ठीक है, चलो अपन कॉन्सेप्ट बाद में देखेंगे, अपन अभी देखते हैं कैसे लिख रहे हैं। ये हो गई आपकी प्रोविजंस। ठीक है, इन्होंने ये एक्स्ट्रा पार्ट भी थोड़ा सा दिया है, आपको जितना जो रेलेवेंट याद है, ठीक है, जो याद है और जो रेलेवेंट है उसमें डायरेक्टली वो आपको इंक्लूड करना है प्रोविजन में। अभी आपका आ गया ये भी पार्ट प्रोविजन में, एक्सेप्शन।
if such consent was caused by misrepresentation or by silence, fraudulent within the meaning of section 17, the contract nevertheless is not voidable if party whose consent was so caused had the means of discovering the truth with ordinary diligence. वहां पर स्पीडोमीटर और वो सब परफेक्टली चालू था, तो वो माइलेज देख सकता था उसमें कि बरोबर दिखा रहा है कि नहीं, क्या दिखा रहा है, बट उसने वैसा नहीं देखा. ये हो गई आपकी प्रोविजंस. ठीक है. फैक्ट्स इन्होंने यहां पर कट शॉर्ट कर दिया, बट आप यहां पर ऊपर से जो है फैक्ट्स कॉपी कर सकते हो. देखिए ये जो आपको मॉड्यूल में सारे आंसर्स दिए हैं ना, दीज आर मतलब गाइडलाइंस बेसिकली आपके लिए. ऐसा नहीं है कि हमको एग्जैक्टली ऐसा की ऐसा छापना है. ठीक है. आप फैक्ट्स जो है यहां से ले सकते हो. मिस्टर समंत अप्रोच्ड मिस्टर छोटू टू सेल हिज मोटर कार इन द अबाउ केस. स्टार्टिंग यहां से होती है. इन द अबाउ केस मिस्टर समंत अप्रोच्ड मिस्टर छोटू टू सेल हिज मोटर कार. द स्पीडोमीटर एंड ये वेर वर्किंग परफेक्टली फाइन. ठीक है. मिस्टर छोटू अग्रीड एंड लेटर ऑन क्लेम दैट द स्पीडोमीटर वॉज नॉट वर्किंग करेक्टली. ठीक है. इतना आ गया आपका फैक्ट्स में. देन आती है आपकी एनालिसिस की लाइन. इन द गिवन सिचुएशन in the question both the fuel meter and speed meter of the car were working perfectly fine. Mr. Chotu had the means of discovering the truth with ordinary diligence. ये हो गया आपका एनालिसिस का पार्ट. बरोबर. वो प्रोविजंस जो एक्सेप्शन वाली थी वो अपने फैक्ट्स को कैसे अप्लाई होती है, आप इसमें एक आध लाइन अपने हिसाब से भी थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो. एंड जो लास्ट में आपका पार्ट है, therefore the contract is not voidable. Mr. Chotu cannot resign the contract on above ground. ये हो गया आपका कंक्लूजन. ठीक है. एक और एग्जांपल देखते हैं. सेकेंड वाला. मिस्टर सोहन लाल sold 10 acres of his agricultural land to Mr. Mohan Lal on 25th September for 25 lakhs. Page number 2.56 I think. Property papers mentioned a condition amongst others that whosoever purchases the land is free to use 9 acres as per his choice, but remaining 1 acre has to be allowed to be used by Mr. Chote Lal, son of the seller, for carrying out farming or other activity of his choice. इतना क्वेश्चन पढ़ने पे से कोई कॉन्सेप्ट क्लिक हो रहा है? कोवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड. ठीक है. एक चीज तो हमें ध्यान में आ गई. आगे और पढ़ते हैं. On 12th October 2022, Mr. सोहन लाल डाइड. सोहन लाल जिसने वो किया था वो तो मर गया. Leaving behind his son and life, on 15th October, purchaser started construction of an auditorium on the whole 10 acres and denied any land to the son. Now Mr. Chote Lal wants to file a case against the purchaser and get a suitable redressal. Discuss the above in the light of provisions and decide upon Mr. Chote Lal's plan of action. ठीक है. और कुछ ध्यान में इसमें कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है, ऐसा कुछ ध्यान में आ रहा है? एग्जैक्टली. ठीक है. मतलब जो पर्सन था वो सोहन लाल जिसने बेचा वो तो मर गया. बरोबर. अपन ने प्रिविटी में पढ़ा था कि जो पर्सन मतलब डेड हो गया उसके अलावा अब वो तो कैसे स्यू करेगा ना, तो वैसे तो नहीं करना चाहिए. बट प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि ऐसे केस में अगर उसका कोई और है तो वो भी मतलब स्यू कर सकता है. ठीक है. इन केस ऑफ कोवेनेंट्स या और भी मतलब अपन देखते हैं. अपने वो कॉन्सेप्ट्स ध्यान में उसके कौन से लगेंगे, ये दो वाले आ गए. सबसे पहले प्रॉब्लम आस्क्ड इन द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट as contained in section 2D
एंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। एक तो सेक्शन 2D एंड दूसरा प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड एंड इट कैन फ्लो फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ठीक है, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन हमने देखा था, कंसिडरेशन जो है देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बट देयर कैन नॉट बी अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वही उसका कॉन्सेप्ट वही है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैन बी प्राइवेट but consideration can flow from the third party. It's just that term basically. In view of clear language used in the definition of consideration, it is not necessary that consideration should be furnished by only promisee. A promise is enforceable if there is some consideration for it, and it is quite immaterial whether it moves from the promisee or any other person. Leading authority in the decision of चिन्नैया वर्सेस रमैया, ये केस ध्यान में है क्या? चिन्नैया वर्सेस रमैया, मां ने अपने बेटी के नाम पर सब कुछ कर दिया था, उसको क्या बोला था कि भाई तू जो है अपने मामा को हर महीने कुछ तो भी अमाउंट देती रहेगी। बेटी आगे चल के क्या बोली कि बोले नहीं नहीं आपने मेरे को कुछ कंसिडरेशन नहीं दिया इसके अगेंस्ट तो मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। दोनों कोर्ट में गए, कोर्ट ने बोला अरे बावली तेको तेरे मामा ने कंसिडरेशन नहीं दिया बट तेरी मां ने ऑलरेडी देखो कंसिडरेशन देके गई थी। कंसिडरेशन कैन बी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। हेल्ड दैट द कंसिडरेशन कैन लेजिटिमेटली मूव फ्रॉम द थर्ड पार्टी एंड इट इज एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ लॉ इन इंडिया। ये हो गया आपका प्रोविजन। नाउ देयर इज फैक्ट्स। In the given problem, Mr. Sohanlal entered into a contract with Mohanlal. छोटेलाल has not given consideration to Mr. मोहनलाल। छोटेलाल जो है उन्होंने मोहनलाल को कंसिडरेशन नहीं दिया है। मोहनलाल को कंसिडरेशन किसने दिया था? सोहनलाल ने। बट द कंसिडरेशन डिड फ्लो फ्रॉम सोहनलाल ऑन द बिहाफ ऑफ मिस्टर छोटेलाल। ठीक है, एंड क्योंकि कंसिडरेशन कैन बी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी तो वो वैलिड है, मिस्टर छोटेलाल भी स्यू कर सकता है। एंड सच कंसिडरेशन इज सफिशिएंट टू एनफोर्स द प्रॉमिस ऑफ मिस्टर मोहनलाल टू अलाउ मिस्टर छोटेलाल टू यूज 1 acre ऑफ लैंड। ठीक है, ये एक चीज हो गई। फर्दर द डीड ऑफ सेल एंड द प्रॉमिस मेड बाय मिस्टर मोहनलाल टू छोटेलाल टू अलाउ 1 acre ऑफ लैंड were executed simultaneously and therefore they should be regarded as one transaction and there was sufficient consideration for it. Moreover, as it is provided in the law, in case of covenant running with the land, where a person purchases land with the notice that owner of the land is bound by certain duties affecting the land, the covenant affecting the land may be enforced by successor of the seller. जो सेलर का सक्सेसर है, सेलर के बाद में जो है उससे भी वो भी क्या कर सकता है? एनफोर्स कर सकता है कोवेनेंट। ओके, यहां पर मिस्टर छोटेलाल। इन सच अ केस थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन फाइल सूट ऑल्दो इट हैज नॉट मूव्ड द कंसिडरेशन। ये हो गया आपका एनालिसिस का पार्ट। और आखिरी में कंक्लूजन, hence Mr. Chotelal is entitled to file petition against Mr. Mohanlal for execution of contract. ये हो गया आपका कंक्लूजन। ठीक है, अब कौन से इसमें कौन सी चीज, यहां पर मोटा मोटी अपन ने कॉन्सेप्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए थे दोनों जो भी एप्लीकेबल हो रहा, बट उसको कैसे लिखना, क्या लिखना, कौन सा एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्वेश्चन आंसर मैक्सिमम जितना आप देखोगे ना उतना धीरे धीरे समझते जाएगा। ठीक है, ऐसा आपका जो है आंसर स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए फॉर केस लॉ। ओके, अभी इसमें एक क्वेश्चन आता है कि ये जैसे यहां पर सेक्शन नंबर दिया हुआ है और केस लॉ का भी रेफरेंस दिया है, ये हमने लिखना है क्या पेपर में? ये हमने पेपर में लिखना है क्या? देखो,
फाउंडेशन लेवल पे आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, लिख दिया अगर आपने करेक्टली तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर पे। ठीक है, शुरुआत के क्वेश्चंस ट्राई करो, अगर कोई कोई क्वेश्चंस में याद है तो वहीं से, जिसमें अपने को सेक्शन नंबर याद है ना, वो वाले क्वेश्चन से शुरू करने का। इट क्रिएट्स दैट एक्स फैक्टर कि आपको मतलब जो केस लॉ है एंड सेक्शन नंबर याद है, तो आपने कोट कर दिया सही से, बहुत अच्छी बात है। अगर आप श्योर नहीं हो तो गलत केस लॉ या गलत सेक्शन नंबर कोट नहीं करने का। आपने नहीं लिखा सेक्शन नंबर, केस लॉ, कोई बात नहीं, हो सकता है मार्क्स थोड़ा आधा कुछ इसका फर्क पड़े ना भी पड़े, बट अगर आपने गलत लिख दिया तो हो सकता है कि आपको पूरा नीचे का आंसर सही होके भी 0 मिले। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम मतलब अपने को याद है तो भी डर के नहीं लिखने का, ऐसा नहीं। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, याद है अच्छे से, तो उसको कोट करने का पेपर में। अभी आते हैं दूसरे डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चंस पे। इसमें फॉर एग्जांपल आपको आया, अपन काय की बात कर रहे थे, प्रीविटी की, वही वाला देखो। चलो, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, एक और जस्ट एक स्मॉल पॉइंट, ये कोई मतलब एकदम ऐसा रूल नहीं है, जस्ट एक ऑब्जर्वेशन अभी तक जो मैं बता रहा हूं। आपके आईसीआई के पेपर की ना एक स्कीम है, मतलब स्कीम मतलब द क्वेश्चंस आर ऑफ आइदर 7 मार्क्स और 6 मार्क्स और 4 और 3। मेजॉरिटी क्वेश्चन 7 और 6 ऐसे होते हैं। ठीक है, अभी तक जो न्यूज स्कीम है, अभी तक जो पेपर हुए हैं सब हुए हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स एंड सब हुए हैं। तो जहां जहां पर भी ना 7 पॉइंट या 6 पॉइंट या फिर ऐसे 4 या 3 ऐसे पॉइंट्स आपको दिखे ना, उनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है पेपर में आने की। बरोबर, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बता रहा, ये कोई मैं मतलब ऐसा कोई डेफिनेट रूल नहीं है, वो कोई भी कैसा भी पूछ सकते, बट जस्ट एक लॉजिकल अपन ऑब्जर्वेशन देखे तो उन चीजों की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ओके, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब थ्योरी क्वेश्चन में नहीं, क्या आपके पास में सबसे पहले है मेन चीज साइड हेडिंग्स। जो मॉड्यूल में हमारे पास में साइड हेडिंग है वो आपकी ट्राई कीजिए कि वो साइड हेडिंग तो भी एटलीस्ट आनी चाहिए। बरोबर, सबसे मेन साइड हेडिंग आपकी जितनी हो सके एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट मॉड्यूल आ जाए। उसके बाद में साइड हेडिंग आपने सब लिख दी, समझ लो, एंड देन आता है उसके अंदर का कंटेंट। साइड हेडिंग सही लिख दी सर, मतलब अंदर का कुछ भी अपने मन से लिखा तो चलेगा क्या? नहीं, उसमें थोड़ी बहुत जो लैंग्वेज है अंदर की वो आप थोड़ी सी अपने हिसाब से कर सकते हो, बट कीवर्ड्स, इसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन इसमें देखें, इन केस ऑफ ट्रस्ट, इसमें कीवर्ड क्या हो गए? बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स हिज राइट अंडर ट्रस्ट though he was not a party to a contract between the seller and the settler and the trustee. Beneficiary can enforce the contract between the, मतलब उसके even though he was not a party. Okay, getting it? अब ये keywords कैसे ध्यान में रहेंगे? अपन जब पढ़ रहे हैं तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें उसको हाईलाइट कर लेने का। बरोबर, या आपको कोई और मार्किंग करनी है, ये कीवर्ड है तो वो लिख लेने का वहां पर। ठीक है, एंड उसको फिर बार बार जो है आपको रिवाइज जितने बार हो सके करना है। साइड हेडिंग्स अगर कहीं पर जहां पर भी आपको दिखती है साइड में हाथों हाथ, या तो उसी दिन या घर पे जाकर साइड हेडिंग्स लिख लेने का। कुछ नहीं, हार्डली 5 मिनट लगते रिवाइज करने के लिए। एक इसको हार्डली आपको 5-10 मिनट लगेंगे दिन में, 1-2 चैप्टर्स को भी, सिर्फ साइड हेडिंग्स की अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, इतने बार रिवीजन हो जानी चाहिए कि मतलब नींद में से कोई भी उठा के पूछे तो अपने को याद अच्छे से आनी चाहिए। अब ये जो साइड हेडिंग्स है इसको लर्न करने का एक और, देखो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो पहली चीज है ही, बट द रियलिटी इज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लर्निंग भी हमको, रट्टा जो बोलते हैं, वो करना पड़ता है जो थ्योरी पेपर्स में है। अब ये साइड हेडिंग्स या ये चीजें लर्न कैसे करें? एक चीज होती है निमोनिक्स, नाम सुना है क्या? क्या कर लिया आपने? साइड हेडिंग्स के नहीं, क्या जो वर्ड्स है उनका पहला लेटर आपने ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ ट्रस्ट तो वो बन गया टी, इन केस ऑफ
family settlement. F in case of certain marriage contract or arrangement, marriage का M. Then assignment contract का A. एक्नॉलेजमेंट का ए, कोवेनेंट का सी, एंड एजेंट का अगेन ए सी ए अगेन. ठीक है, टी एफ एम ए सी ए. अभी इसमें से कोई अपन वर्ड बना सकते क्या, वो देख लेने का. जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ बनता क्या इसमें से, माफ कैट या फैट कैमा. कैमा को आप याद रखने के लिए कैमेरा लिख सकते हो, बरोबर. मतलब वो वर्ड्स अपने को लर्न हो गए, बरोबर. वहां पे जाकर ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अपने को वो याद आ जाएंगे सारे के सारे पॉइंट्स बेसिकली. इसका एक और तरीका है, सिंगल शुरुआत का ये वर्ड ना लें, आपको थोड़ा सा दोनों लेना है. फॉर एग्जाम्पल ट्रस्ट का टर ले लिया, ठीक है, टी आर. फैमिली सेटलमेंट का एफ ए ले लिया. मैरिज का मा ले लिया. असाइनमेंट का असाइन, जो भी आपको करना है समझ लो, असाइन कर लिया. एक्नॉलेजमेंट का एसी के ले लिया. देन और क्या था अपने पास, कोवेनेंट का कोव, एजेंट का एजेंट ले लिया, एजेंट का एजेंट ले लिया. अब इन सबको मिला के आप कोई सेंटेंस बना सकते हो. देखते हैं इसमें से कुछ बनता है क्या. कोई इमेजिनरी नाम बना लिया अपन ने, तरफामा. तरफामा को कॉन्ट्रैक्ट असाइन कर दो एंड एक्नॉलेजमेंट ले लो उससे फॉर कोवेनेंट थ्रू एजेंट, थ्रू उसके एजेंट, बरोबर. आपका बन गया पूरा सेंटेंस. और ज्यादा प्रोबेबिलिटी से, और मतलब दो, अपने को टी से ट्रस्ट याद नहीं आता, ट्रस्ट से ट्रस्ट तो याद आ ही जाएगा, बरोबर. गेटिंग इट. आप अपने हिसाब से ऐसे मतलब कितने भी कैसे भी कुछ भी बना सकते हो, बरोबर. तरफामा को कॉन्ट्रैक्ट असाइन करके एक्नॉलेजमेंट ले लो फॉर कोवेनेंट थ्रू एजेंट, सो दैट आपकी जो साइड हेडिंग्स है वो आप अच्छे से याद रख पाओ. इसको साइड में कहीं पर लिख लेना लगे तो, जहां पर है अपने को ध्यान में है. मेन बेसिक लाइन इज, बार बार आपको रिवाइज उसको करना पड़ेगा, कीवर्ड्स के लिए भी एंड जो उसके मेन साइड हेडिंग्स है उसके लिए तो डेफिनेटली आपको करना ही पड़ेगा. देखिए ये इससे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक और चीज आपका मतलब एक एक्स फैक्टर के लिए, इंप्रेशन के लिए, जो मॉड्यूल में सीक्वेंस है ना पॉइंट्स की, अगर वो सीक्वेंस आपने लिख दी तो उसका एक और अलग इंप्रेशन गिरेगा. ठीक है, मतलब आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस. मैंने मतलब एक सीए फाइनल में एक सब्जेक्ट होता था पहले, इसका इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंट्रोल ऑडिटिंग. ठीक है, प्योर एकदम थियरी, एकदम टिपिकल थियरी, सब मतलब समथिंग रिलेटेड टू बेसिक आईटी. एंड उसमें सिर्फ ऐसे मतलब कुछ तो भी पॉइंट्स जो है हर एक इसमें 4-5 पॉइंट, 6-7 पॉइंट, 8 पॉइंट, और प्योर रट्टा मार के उसको लिखना पड़ता था. ठीक है, वहां पर पहले जब मतलब आई टुक मल्टीपल अटेम्प्ट्स इन सीए फाइनल, इंटर और इसमें तो थैंक गॉड नहीं लगे, पहले अटेम्प्ट में दोनों हो गए, दोनों ग्रुप्स एंड सब कुछ, बट फाइनल में मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे. तब दो बार तो भी मैं इसका की वजह से ही फेल हुआ. आई डिड दिस देन दिस थिंग कि अब देखो उस टाइम पर कोई था नहीं इतना, मतलब बताया भी था ये सब चीजें हमको, बट ये फॉलो नहीं की थी.
नहीं कि खुद से, मतलब खुद को पेन हुआ, खुद को ये हुआ, तब जाके समझ में आया कि भाई ये चीज तो करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा। फिर उसकी एक प्रॉपर नोट बनाई, ऐसे ऐसे सब बनाया, एक अटेम्प्ट में लिखा, उसमें आए 46, उसको रिफाइन करके नेक्स्ट अटेम्प्ट में वापस उसको लिखा, एंड इस बार क्या किया मैंने, मॉड्यूल के जो हेडिंग्स थे ना उसी लाइन में लिखा, उसी लाइन में ऐसे टर्फ फॉर्म आई ऐसे बना के, एंड आई गॉट अराउंड 70 मार्क्स इन दैट। इसका मैं 70 ऑड। थोड़ा बहुत हो सकता है आपका उससे भी फर्क पड़े, नॉट नेसेसरी ऐसा, मतलब उस चीज पे स्ट्रेस करने या उसके लिए मत जाना, दूसरे इससे भी मार्क्स मिलते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं, बट जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। ओके, दूसरी चीज आती है प्रेजेंटेशन। अगर आपके पास में टाइम है, अगर आपके पास में टाइम है एंड आपका मतलब अच्छे से प्रेजेंटेशन हो रहा है, तो जैसे साइड हेडिंग्स है फॉर एग्जांपल 4, तो दिखाने के लिए आप शुरुआत में ऐसी कोई डायग्राम बना सकते हो पेपर में, ठीक है, ट्री डायग्राम, यार यहाँ पे क्विकली वो पॉइंट्स लिख दिए आपने, सो दैट एग्जामिनर को दिखा रहे अपन कि हाँ भाई ये बंदे को, ये बंदी को आता है सब कुछ, ये पर्सन को सब कुछ आता है। नेक्स्ट थिंग इज आपका अंडरलाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपन 2 पेज का पूरा आंसर लिखते, एक ऐसे पूरी शीट अपनी भर जाती, अब पूरी शीट डिटेल में कोई नहीं पढ़ेगा आपकी, आपको बताना पड़ेगा कि ये पॉइंट मैंने लिखे हैं, ये रेलेवेंट पॉइंट है, जो अपन कीवर्ड की बात की है, जो साइड हेडिंग्स की बात की है, उनको आपको करना है अंडरलाइन। और जरूरी नहीं कि आपको पेंसिल से और अलग से मतलब स्केल लेके ऐसा लाइन कर रहे हैं, हाँ, उसमें टाइम नहीं डालने का, पेन है आपके पास में, ब्लैक पेन है, उससे हाथों हाथ अंडरलाइन कर देने का, वहीं पे लिखते लिखते पूरा सेंटेंस इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर देने का। केस लॉ में अपन ने कंक्लूजन लिखा, कंक्लूजन में जो भी है उसको अंडरलाइन कर देने का, सो दैट एग्जामिनर के अच्छे से वो नोटिस में जल्दी से आ जाए। वो क्या करेगा, उसके पास में कॉपी रहेगी, सजेस्टेड जो भी रहेगा ऑब्वियसली, एंड आपकी कॉपी रहेगी, वो क्या बस मैच करेगा बरोबर। एक बार शुरुआत में 2, 3, 4 कॉपीज चेक करते टाइम पे उसके पास में ये कॉपी रहेगी सामने, बाद में उसको लर्न हो जाएगा, हर बार वो इसको रेफर नहीं करेगा, कीवर्ड्स उसको ध्यान में भी आ जाएंगे, उसको भी वो क्या देखेगा, ये पर्सन ने ये पॉइंट्स लिखे हैं क्या, इसका कॉन्सेप्ट ये बरोबर सही इसने लिखा है क्या, वही चीजें आपको इंक्लूड सबसे मेन करनी है, ठीक है। और कौन सा एक पॉइंट था अपने पास, आंसर में जो स्पेसिफिकली पूछा है ना वो आंसर करने का। फॉर एग्जाम्पल जैसे उसमें अपन ने सोहनलाल छोटे लाल में देखा कि छोटे लाल का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, वो रिसाइंड कर सकता है क्या, एंड प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, तो आंसर में आपके कंक्लूजन में वो आना चाहिए कि हाँ रिसाइंड कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर पूछा है कुछ वेदर ट्रू और फॉल्स, तो वो ट्रू और फॉल्स वो आना चाहिए। करेक्ट इनकरेक्ट कुछ पूछा है तो करेक्ट इनकरेक्ट वो वाला वर्ड आना चाहिए, ठीक है। वेदर ही कैन रेपुडिएट, वेदर ही कैन क्लेम डैमेजेस, तो डैमेजेस वेदर और नॉट ही कैन क्लेम डैमेजेस, ये आपके कंक्लूजन में आना चाहिए, ठीक है। एक और चीज, सीए में अननेसेसरी लेंथ बढ़ानी नहीं है, राइट टू द पॉइंट, जितना रिलेवेंट है, प्रोविजन भी, फैक्ट्स भी एंड एनालिसिस भी, कंक्लूजन भी, जो जितना रिलेवेंट है उतना ही लिखिए, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि 1-2 लाइन में अपन ने लिख दिया, जितना रिलेवेंट है ऑब्वियसली प्रोविजंस एंड एवरीथिंग वो तो आपको लिखना ही है, ओके। अगर कहीं पर आपकी लिखते लिखते स्क्रैच, मतलब प्रेजेंटेशन का एक पॉइंट बता रहा हूं कि लिखते लिखते आपका कुछ गलत हो गया, हम लोग क्या करते हैं उसको ऐसा 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 3-4 बार, दैट मतलब रूइंस बेसिकली द प्रेजेंटेशन। गलत हो गया, यहां पर सिंपल एक स्क्रैच मार देने का उस पर बस, सो दैट पढ़ने वाले को अगर पढ़ते पढ़ते ध्यान में आ जाए अरे ये काटा हुआ है, दूर से देखे तो किसी को इतना ना दिखे कि अरे कुछ काटा हुआ है, ठीक है। सिंपली उसको बीच में से एक स्क्रैच ऐसी या फिर आपको जैसी ऐसी कुछ भी आप मार सकते हो, ओके। थोड़ा ट्राई करो कि थोड़ा आप स्पेसिंग देके लिखो, थोड़ा खुला खुला लिखो, कोई बात नहीं, ज्यादा आपको आंसर शीट मिली तो पूरी मिलती है, जितना मतलब अपन ने फीस भरे ना, अनलिमिटेड आंसर शीट, जितनी आपको चाहिए एडिशनल सप्लीमेंट वगैरह सब मिलती, कोई पैसा नहीं लेता वहां पे।
खुला खुला मतलब लाइन छोड़ छोड़ के, एकदम ऐसे भी नहीं कि मतलब एक लाइन, एक पेपर पे एक लाइन लिख रहे, बट नॉर्मल एक स्पेसिंग देके आप अच्छे से सामने वाले को दिखे ऐसा पेपर लिखना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगी, ठीक है अभी, एंड उसको कैसे क्या यूज करना है आपको मैंने बताया, और अपन उसको डिस्कस करते जाएंगे। आपको क्वेश्चन बैंक में क्या करना है, जब आप कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपन क्या करते, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते, क्वेश्चन देखते, तो मतलब क्या करते बताइए, क्या करते हो आप, पढ़ते हो, बरोबर। आप क्या करते हो, पढ़ते हैं, पढ़ते और सोचते कैसा आया था, सेम सेम करते कि नहीं। अपन क्या करते, पढ़ते एंड सोचते क्या होगा कैसा होगा। एग्जाम में हमको सिर्फ पढ़ के सोचना है क्या, एग्जाम में क्या करना है, लिखना है एक्चुअल। आप जब तक लिखोगे नहीं तब तक उसको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक वो आंसर जो चाहिए वो नहीं आएगा। डायरेक्टली जाके टेस्ट में या पेपर में प्रैक्टिस करोगे तो वो मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर मल्टीपल पेपर्स देना पड़ेगा। या तो मल्टीपल प्रैक्टिस कर लो मल्टीपल टाइम्स, या फिर मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे दो, आपकी चॉइस है। अपने को कभी भी अपन क्वेश्चन अभी करेंगे या आप करोगे जब भी, तो आपको क्या करना है, पहले अपन ने क्वेश्चन पढ़ लिया, बिना आंसर देखे एक बार उसको लिखने का, बिना आंसर देखे जो अपने को कॉन्सेप्ट ध्यान में आया, जैसा ध्यान में आया उसको लिखना पूरा, मतलब एक बार लिख के देखने का, ठीक है। एंड देन लिखने के बाद में कंपेयर करने का सजेस्टेड से, लिख के छोड़ देना ऐसा नहीं। मेन पॉइंट इज नाउ आपको कंपेयर करना है वो आंसर सजेस्टेड से, कि अपना कॉन्सेप्ट, अपना फॉर्मेट एग्जैक्ट एक टू एक वर्ड मैच अपना नहीं हुआ चलेगा, कोई बात नहीं, ऐसा करना भी नहीं है अपने को, बट एटलीस्ट अपने कीवर्ड्स, अपनी लैंग्वेज वैसी आ रही है क्या, नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है, कहां पे अपन मिस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट मिस किया है क्या अपन ने, ठीक है, या फिर कोई पॉइंट अपने को ध्यान में नहीं आ रहा था, रिवीजन करना पड़ेगा क्या। ऐसे करके ही क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होते हैं, ऐसे करके ही इंप्रूवमेंट होती है। दिस इज द वे टू डू आंसर्स, प्रैक्टिस आंसर्स। सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, क्या काम है आप लोगों को और पढ़ाई के अलावा, और कुछ काम है क्या अभी, मतलब आगे के मतलब ये 3-4 महीने में इट शुड बी लाइक बस खाना पीना सोना, इनमें जितना टाइम जाता है ना दैट इज सफिशिएंट। उसके बाद में देयर शुड बी नो अदर थिंग इन फ्रंट ऑफ यू, पढ़ाई। सीए क्या मतलब इतने इजीली थोड़ी होता है यार, फेस्टिवल्स आने वाले हैं, सब आने वाले हैं, मंजूर है, या तो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लो या फिर अपने अटेम्प्ट्स में पास होने की खुशी सेलिब्रेट कर लेना, बरोबर। सैक्रिफाइसेस तो करने पड़ेंगे, थोड़े बहुत थोड़े बहुत, थोड़े बहुत नहीं, आगे चल के और भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, ठीक है। बट ट्रस्ट मी, इसके अगेंस्ट जो रिवॉर्ड मिलता है ना, दैट यू रियली कांट इमेजिन। वो सीए डिग्री, सीए एक मतलब काइंड ऑफ इतना एक प्रेस्टिजियस टैग है, एक वो टैग से इट्स केपेबल, इट्स पावरफुल टू पावरफुल इनफ टू चेंज योर लाइफ, योर फैमिलीज लाइफ, एंड मे बी योर नेक्स्ट जनरेशंस लाइफ ऑल्सो, राइट। तो ये चीजें करना तो पड़ेगा हम लोग। अपन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में मेहनत कर लेते, बट मेजॉरिटी लोग जो फेल होते हैं, मैंने पहले भी बोला था, वो थियरी के वजह से फेल होते हैं, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, अरे कॉन्सेप्ट एक बार, 2 बार में, 3 बार में सबको समझ में आ जाता है। मेन चीज इज रिवीजन और राइटिंग प्रैक्टिस। अपन रिवाइज नहीं करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट फट से अपने को ध्यान में नहीं आएगा एग्जाम में। राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ में आ जाएगा, अरे ये कॉन्सेप्ट है, पर लिखे कैसे उसको, ये ध्यान में नहीं आएगा। मल्टीपल क्वेश्चंस अपन देखेंगे जितने ज्यादा, अभी आईसीआई के, पास्ट के, अपन क्वेश्चन बैंक के, वैसे वैसे आपकी वो डेवलप होते जाएगी एबिलिटी, ठीक है। करेंगे फिर अब सब लोग अच्छे से, ओके। अब बोलिए आपके कोई अगर स्पेसिफिक डाउट्स वगैरह है तो नाउ द फोरम इज ओपन। स्पीड, एक स्पीड स्लो है वो पॉइंट आया था, स्पीड स्लो है तो आंसर आपके पास में ही, आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, लिख
लिख के ही जो है आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। क्या पूछ रहे हैं सर? इन डायरेक्ट क्वेश्चन कैन वी राइट इन सेम लैंग्वेज एज पर मॉड्यूल? बिल्कुल, वही तो लिखना है। So while giving reference in case studies, we have to write date also of that reference case. नहीं, आप रेफरेंस केस जब लिख रहे हो तो उसकी डेट इतना ज्यादा नहीं, बस रेफरेंस केस का नाम जो है वो सही से आना चाहिए। सर, इन आंसर पेपर डू वी हैव टू राइट क्वेश्चंस और डायरेक्ट आंसर्स? नहीं, क्वेश्चंस पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। वी आर नॉट इन स्कूल नाउ। आपको सिर्फ रेफरेंस देना है, ऑब्वियसली डायरेक्टली बस आंसर आपको देना है। क्वेश्चन 1A एंड डायरेक्टली स्टार्ट आंसर। क्वेश्चन लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है सीए में। क्वेश्चन का रिपीटेशन कैन बी फैक्ट्स बस, और डायरेक्ट है तो बिल्कुल ही नहीं। ऑब्वियसली ऐसे इट्स जेन्युइन थिंग, होते हैं डाउट्स बहुत लोगों को, मतलब सीए में ये चीज बहुत छोटी छोटी होती है। एक और चीज थी अपने सीए में, एक बार शायद अपन ने डिस्कस की भी थी, फिर भी एक बार बता देते हैं। और ऑप्शन वाला आपका जो पेपर दिखता है मोटा मोटी ऐसा होता है, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 अभी का जो स्कीम है अभी तक जो आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 इज, हर क्वेश्चन के 20-20 मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी एंड इनमें से बचे हुए में से कोई भी 4, ठीक है, ऐसा आपको लिखना होता है। अभी आपने अगर आपको ये सब आ रहे हैं, ठीक है, आपको बेटर पहले 6th क्वेश्चन आता है, आपको लगता है इसमें ज्यादा कॉन्फिडेंटली इसमें अच्छे से मैं आंसर लिख सकता हूं, पर आपने लिखा ऐसे पहले 2, 3, 4, 5 एंड देन 6, तो आपका 6th वाला जो है वो कंसीडर ही नहीं होगा। आपने पहले जो 4 लिखे हैं ऑप्शन वाले, फर्स्ट 4, वो आपके कंसीडर होंगे, ठीक है। भले ही फिर इसमें मतलब 20 में से आपको 10 मिले एंड इसमें 20 में से 18 भी मिले, तो भी आपका पहला 5th वाला ऊपर वाला कंसीडर होगा, ठीक है। सो ऑप्शन जो अपने को बेस्ट आंसर आ रहा है वो पहले लिखना है। एक और चीज, ये क्वेश्चंस में सब क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हैज ए बी सी, बी हैज ए बी सी डी, जो भी हो, ठीक है। अभी आपने इसका सीक्वेंस इंटरनली चेंज किया, थोड़ा बहुत चलेगा, ठीक है, बट ऐसा मत करिए कि क्वेश्चन 2A लिखा, देन क्वेश्चन 3B लिख रहे, देन क्वेश्चन 4C लिख रहे, देन वापस 1A लिख रहे। जो एटलीस्ट मेन क्वेश्चन है ना, उसके सारे सब क्वेश्चंस एक ही लाइन में एक ही जगह पर लिखने का, ठीक है। नहीं आ रहा है, हो सकता है मतलब ठीक है, जगह छोड़ देने का, वहां पर चलता, बिल्कुल चलता। आखिरी में बस पेपर होने के पहले उसको, वो जगह को स्क्रैच आउट कर देना, अगर आखिरी में अपन ने नहीं लिखे तो वो ब्लैंक स्पेस को स्क्रैच आउट कर देना। बट ट्राई टू राइट इन सीक्वेंस। आप ऐसा कर सकते हो, पहले क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 4, देन 5, देन 2, जैसा आप चाहो, बट इंटरनल जो है वो ट्राई कीजिए कि सीक्वेंस और एटलीस्ट अंदर के सारे सब क्वेश्चंस एक ही जगह पर हम लिखें। और कोई डाउट? प्रैक्टिस करो, बार बार क्वेश्चन सारे देखो, कॉन्सेप्ट्स देखो, कहीं डाउट है तो पूछो, ठीक है। सिर्फ मेरे मेहनत करने से आप लोग पास होते थे तो फिर तो मतलब टीचर के मेहनत करने से अगर स्टूडेंट्स पास होते थे तो फिर तो कोई फेल ही नहीं होता था ना। राइट। सो नेक्स्ट टेस्ट में आई बिलीव सबको एटलीस्ट 50% के ऊपर आएंगे, राइट। ले क्या फिर अभी ले क्या नेक्स्ट टेस्ट?
चलो बाद में लेते हैं, ठीक है। रुके फिर आज यहां पर। थैंक यू सो मच। हाँ देवराज, अपन क्वेश्चन पढ़ते टाइम पर एग्जाम में आप चाहो तो, मतलब देखिए अब आइडियली क्वेश्चन पेपर पे अपन कुछ मार्किंग कर नहीं सकते एग्जाम में, ठीक है, वो रूल्स मतलब वो बोलते हैं नहीं करने। अपन ने पेंसिल से थोड़ा बहुत हल्का हल्का कुछ वहां पर साइड में ऐसा मार्क आप चाहे तो कर सकते हो, दिखे ना ऐसा एकदम, नहीं तो आप एकदम पेन से पूरा ये कर रहे, थोड़ा बहुत किया तो भी ऐसा कोई इश्यू नहीं है, बट अकॉर्डिंगली यू कैन डू इट।